बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमाना शाह। तो आप लोगों को 9th क्लास की केमिस्ट्री करवाई जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का आज आपने लास्ट वाला लेक्चर करना है, जो कि एक्सरसाइज के हवाले से है। और एक्सरसाइज में आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे, देन हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो एमसीक्यूज का तो आपको ऑलरेडी पता है कि एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज से ही ज्यादातर आते हैं, और कुछ जो है वो आपके चैप्टर के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है, विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन। जब ये दोनों गैसेस मिलती हैं वाटर वेपर के साथ, तो वो ग्रीन हाउस बनाती हैं। ओके, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आएगा, इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर किसके अंदर होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर इन दी एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि हमारी हवा के अंदर जो है वो सल्फर आ जाता है। और वो क्या है? वो है फोसिल फ्यूल्स। जब फोसिल फ्यूल को जलाया जाता है तब क्या होता है? सल्फर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इस वजह से हम इसको टिक करेंगे, कंबस्टन ऑफ फोसिल फ्यूल्स, यानी कि फोसिल फ्यूल को जलाना। इसके बाद आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन दी एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जो गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिक्रीज होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, तो आपने इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टिक करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सी गैस डिक्रीज होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या प्रोसेस है? उसमें पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाली एमसीक्यूज, विच सब्सटेंस रिमेन अनअफेक्टेड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। यानी कि आपने अपनी गाड़ियों के अंदर जो एग्जॉस्ट वगैरह लगाए हैं उनके अंदर एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जो कि धुएं को फिल्टर करके समझ ले के बाहर निकाल रहा होता है, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ज्यादा गैसेस ना रिलीज हों जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर भी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, CO2, इसको आप टिक करेंगे। इसके बाद है, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर मोस्ट इफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। यानी कि कौन सी एज के जो लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, बताएं। आपको पता है एयर पोल्यूशन जो है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। यानी कि जब आपने बच्चों को और बड़ों को डिस्कस करना है तो इनके लिए एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो चेक करना पड़ेगा कि आपकी हवा जो है वो अगर आलूदा है तो आपके बच्चे और बूढ़े, यानी कि जो एज में बहुत ज्यादा है और जो एज में बहुत ज्यादा कम है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। ओके, इन विच एरिया दिस इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। कहता है कौन से एरिया में एसिड रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? तो वो है अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसिड रेन के, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होती हैं। क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं बहुत ज्यादा होता है, और वो धुआं जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और वही एसिड रेन की वजह बनता है। वाई स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। क्यों समर के अंदर स्मोक नहीं होता? समर कहते हैं गर्मियों को, तो गर्मियों में क्या होता है? बिकॉज ऑफ हीट। क्या होता है कि हीट ऑफ अर्थ जो होती है वो स्मोक को राइज अप कर देती है, क्योंकि आपको पता है जब गर्मी होती है तो हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है ठंडी होने के लिए। ठीक है, ये आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज शायद पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो आपको पता चल जाएगा। तो जब जमीन गर्म होती है तो हवा जो होती है गर्म होके ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, जिससे ऊपर जाके वो ठंडा हो सके। ठीक है, तो उसके लिए उसने बोला है कि स्मोक जो होता है वो राइज अप कर जाता है, गर्म होके ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इस वजह से जो है वो फोग नहीं, स्मोक जो है वो नहीं बनती। ठीक है, which catalyst is used in the catalytic converter fixed in the exhaust system of automobiles। तो कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं? ये है हमारे पास PT, PD एंड RH, ये तीन हैं जो यूज होते हैं, और आपने इनका पढ़ा भी हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, तीन कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं। ठीक है, तो ये वही है। इसके बाद आएगा, विच कंपाउंड आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है वो NO2
नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सनलाइट। इनकी वजह से जो है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास विच गैस इज कंट्रीब्यूट टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह जो है वो बोथ हैं ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपको पता है सल्फर जो होता है वो किसमें होता है, वो पाया जाता है फोसिल फ्यूल के अंदर। तो जब फोसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो वो सल्फर जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो जो है एसिड रेन की वजह बनता है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारे, उसमें सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यानी कि हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसका मेन मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है ये इसी पे है ना, इन्वायरमेंट के हवाले से है। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसका मेन पर्पस बताएं वो क्या है। तो वो आपको पेज नंबर 130 पे मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं, उसी को रीड कर लेते हैं कि वो उसका आंसर कहाँ पे है। पेज नंबर 130 पे। तो ये मैंने पेज नंबर 130 ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा भी और है नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होगा, जिसमें हमें बताना है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड द ऑब्जेक्टिव। उसने यही पूछा था ना ऑब्जेक्टिव क्या है, and the objective of which is to enlighten the people, particularly the student, about the importance of protection and conservation of the environment। यानी कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि क्या वजह है हमारी इन्वायरमेंट को हम क्यों महफूज रखना चाहते हैं और हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए अपनी इन्वायरमेंट को महफूज रखने के लिए। ठीक है, द नीड ऑफ दिस इन्वायरमेंट एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज कीनली लेफ्ट एट द नेशनल लेवल। कहता है ये बहुत ही जरूरी है हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रवैयों के लिए, और हमें अपनी बेहतर इन्वायरमेंट के लिए इसकी जरूरत है कि हम लोगों को आगाह करें कि इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन, हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर्स वो होते हैं जो कि आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और ये आपको नजर भी आते हैं और ये धूल मिट्टी समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला ये जो हमारा क्वेश्चन था ये बुक पे आपको नहीं, मैंने मतलब निशान लगवाऊंगी, आपको मैं खुद करवाऊंगी जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहां से। ठीक है, एक ये वाला है और ये लास्ट वाला, ये दोनों मैंने लिखवाए हुए हैं, वहां से करवा दूंगी, बाकी सारे बुक पे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा अगर बुक के अंदर से ही मिल जाए तो मैं वही करवाऊँ, क्योंकि बच्चों ने वो ऑलरेडी याद किया होता है और उसी को दोबारा याद करना जो है वो रिवाइज करने की तरह होता है। और कुछ जो नहीं मिलते मुझे बुक से फिर वो मैं राइट कर देती हूँ ताकि आप वहां से उसको कर लें। ठीक है, तो जो इसके बाद लास्ट वाला इन दोनों को मैं आपको इकट्ठा करवा देती हूँ, फिर अंदर वाले करेंगे जो हमारे पास बुक पे ही है। ठीक है, हाउ इज विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए विंड एनर्जी किस तरह से यूजफुल है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो वो पूछ रहे थे कि पार्टिकुलर मैटर जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहे हैं, दूसरा उसने पूछा विंड एनर्जी कैसे हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको वहां से करवा देती हूँ जहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है पार्टिकुलर मैटर इज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से ये आ रहे हैं, फैक्ट्रीज से, बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को जब जलाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो उसके ऊपर से धुआं सा निकलता है, उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं जो काले काले कलर के होते हैं। ठीक है, एंड डस्ट धूल मिट्टी वगैरह है जो कि आपकी रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों की वजह से हो सकती है या किसी भी वजह से। एंड द कंस्ट्रक्शन, आपको पता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है, ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है, बाकी काम हो रहा है, तो उस सब में भी बहुत ज्यादा डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप जल्दी इसको याद कर सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विंड एनर्जी के बारे में से पूछा था, तो मैंने बता दिया था कि विंड एनर्जी जो होती है ये यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, टू यूज मेक इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज क्या है कि हम इससे बिजली बनाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने ये फिजिक्स में भी पढ़ लेना है, विंड मिल्स वगैरह में आपको बताया जाएगा कि विंड मिल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और ये आई थिंक मैंने 5 वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है आपका फिजिक्स का, उसमें आपको मैं ये करवाऊंगी, तब आपको ये अच्छी तरह ब्रीफली बता भी दूंगी क्योंकि ये प्रॉपर उसी का टॉपिक है। एंड इट इज क्लीन एंड डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और ये साफ सुथरा है क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, हवा खुद ब खुद चल रही है और हवा के चलने की वजह से जो है हमारी टरबाइन वगैरह चलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है,
तो ये दो आपके क्वेश्चन थे जो मैंने खुद लिख के आपको समझाने थे, तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम बुक पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 रह गया है और 5, 6 वो वाला बुक से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक ओपन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच गैस इज मोर पॉइजनस, CO2 और CO। पूछ रहे हैं कौन सी गैस ज्यादा जहरीली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमने बताना है, इसको भी हम बता देते हैं कौन सी है, क्योंकि बुक पे ही है, पेज नंबर 133 पे, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं पेज नंबर 133 एंड देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक है, यानी कि आप लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो हमारे लिए ज्यादा पॉइजनस है एज कंपेयर टू CO2। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस दैट कैन कॉज दी सफोकेशन एंड डेथ। इसकी वजह से हमारा सांस घुटता है, यानी कि दम घुटता है और डेथ हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक गैस दैट स्टॉप द रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे खून के अंदर से जो रेड ब्लड सेल है उसको भी स्टॉप करता है। इन दी एनिमल्स ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन दैट बॉडी नीड, यानी कि जो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेके जाने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ये रोकता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने बता देना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेस पॉइजनस है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसकी रीजन क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि है हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट फॉरेस्ट, यानी कि एसिड रेन जंगलों को कैसे इफेक्ट कर रही है। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि एसिड रेन की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। जिन बच्चों ने एसिड रेन वाला टॉपिक नहीं किया वो सबसे पहले प्लेलिस्ट से एसिड रेन का टॉपिक करें, वहां से आपको समझ आ जाएगी कि एसिड रेन जो है वो हमारी मिट्टी को पॉइजनस कर देती है, जहरीली कर देती है, और वही मिट्टी जो है हमारी जब दरख्त जो है वहां से न्यूट्रिशंस लेते हैं तो उनको भी नुकसान होता है और वहां से दरख्त खत्म हो जाता है, यानी कि फॉरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये पेज नंबर 135 पे है, तो हम वहां पे देख लेते हैं इसको। तो ये मैंने पेज नंबर 135 ओपन कर लिया है और यहाँ पे था उसने क्वेश्चन नंबर 4 में, एसिड रेन मेक द सॉइल मोर एसिडिक। क्या करती है एसिड रेन, सॉइल को ज्यादा जहरीला कर देती है, एसिडिक कर देती है। ये पहली लाइन आप लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखना है एसिड रेन कैन डैमेज दी वेजिटेशन एंड प्लांट्स, यानी कि पौधे और जितने भी हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं, वेजिटेबल वगैरह, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिड सॉइल, बहुत ज्यादा पौधे और दरख्त ऐसे हैं जो कि एसिड सॉइल के अंदर नहीं ग्रो कर पाते। ट्री रूट्स हेल्ड इन द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज। क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो हमारे दरख्त लगे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें माउंटेन एरिया वगैरह या हिल वगैरह पे होते हैं। अब जो कि हमारी सॉइल जो है वो इतनी मजबूत नहीं रहती, इसकी वजह से हमारे जो ट्रीज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो डैमेज होते हैं। इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉय देन द सॉइल इज वैनिश अवे एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, क्योंकि ये जो माउंटेन एरिया होता है ये वहां पे जब दरख्त लगे होते हैं वही मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जब दरख्त ही नहीं रहेंगे वहां पे तो जो मिट्टी है वो पानी के साथ ही बह जाएगी, और वहां पे जो है जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो फिर नए पौधे या नए दरख्त कैसे उग सकते हैं, ठीक है। तो उसने यही बताया है कि जितनी भी एसिड रेन है वो हमारी सॉइल को एसिडिक कर देती है। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो हमारे लीव्स या प्लांट्स वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ट्री की रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो रूट्स जब डिस्टर्ब होती हैं तो दरख्त वहां से खत्म हो जाते हैं। जब दरख्त खत्म होते हैं तो जो माउंटेन एरिया होता है, जो पहाड़ियां वगैरह होती हैं, वहां से मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह के तो नदी नालों वगैरह में चला जाएगी, तो वहां पे जो है हमारे पास पौधे दोबारा नहीं उग पाएंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है, इन व्हाट वे द सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम डेंजरस। कहता है किस लिहाज से हम ये बात करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल के अंदर पाया जाने वाला सल्फर है वो हमारे लिए खतरनाक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आपकी एमसीक्यूज भी आई थी इसी वाले से कि जो है वो सल्फर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सल्फर जो है वो एसिड रेन की वजह बनता है, ठीक है। तो पेज नंबर 134 पे इसका आंसर है, जो कि यहाँ पे मैं ओपन कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये इसका आंसर है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज द हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही हार्मफुल गैसेस आती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदा होती हैं। दीज गैसेस एस टू
SO2 and SO3 are produced due to the presence of sulfur in the fossil fuel, क्योंकि fossil fuel के अंदर सल्फर पाया जाता है जो कि SO2 और SO3 गैसेस को पैदा करने की वजह बनता है, और यही जो है आगे जाके मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। ठीक है, ये आगे से यहाँ से आप याद करेंगे। दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स, यानी कि बारिश के जो कतरे बनते हैं उनके अंदर एसिडिटी आ जाती है। विंड कैन कैरी दीज एसिडिक ड्रॉप्स इनटू द ह्यूज डिस्टेंस, और हवा जो है इन्हीं कतरों को जमीन तक लाने की वजह बनती है। फाइनली दीज ड्रॉप्स रिटर्न इनटू द ग्राउंड एज द एसिड रेन, और इसी वजह से जो एसिड रेन होती है। ठीक है, तो यही आपने इसमें राइट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो क्या है, नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज। आपने कोई से 3 मेजर सोर्सेज बताने हैं, मेजर जराए बताने हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनते हैं। तो ये पेज नंबर 137 पे है, तो हम वहां पे देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये ओपन हो चुका है पेज नंबर 137। यहाँ पे इसका आंसर है बर्निंग ऑफ दी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये आपका पहला पॉइंट होगा। ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा नेचुरल गैस और उसके अलावा ऑयल, कोयला वगैरह जला रहे हैं, उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो पैदा होती है। ठीक है, दूसरा आप ये लिखेंगे ह्यूमन बीइंग कट डाउन फॉरेस्ट, जितने भी इंसान हैं वो कोशिश कर रहे हैं जंगलों को काटने की, तो उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से आने वाला धुआं जो है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जस्ट आप लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को ही सेम आप लिख दीजिएगा कि दीज आर सोर्सेज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो वही लाइन आप नीचे लिख के तो फिर उसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, जिसमें आपने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। पेज नंबर मैंने साथ मेंशन कर दिए थे ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको लिख के समझाए थे। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो की बहुत अच्छी समझ आई होगी, लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।